Hello dear friends, you are most welcome at Study IS with PN शर्मा। डियर फ्रेंड्स, आज हमारा ये इकोनॉमिक्स का सेकंड लेक्चर है जिसमें हम यूपीएससी का जो कंप्लीट सिलेबस है प्री एंड मेंस का उसको कवर करेंगे विथ प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पूछे गए यूपीएससी में उनको भी साथ में डिस्कशन करेंगे। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक जरूरी इन्फॉर्मेशन कि कोई भी स्टूडेंट जो अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाह रहा हो तो वो स्टडी आईएएस कोड यूज कर एक्स्ट्रा डिस्काउंट का बेनिफिट उठा सकता है। तो जरूर आप स्टडी आईएएस कोड यूज करें जब भी आपको प्लस सब्सक्रिप्शन लेना हो। आप ये सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हमसे जुड़ सकते हो। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो रिगार्डिंग प्रिपरेशन या अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन से संबंधित, आप टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हो, इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड मेल। तो ये सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिसके द्वारा आप जुड़कर ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उठा सकते हो। तो ये सभी करने के बाद हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो डियर फ्रेंड्स, हमने जो फर्स्ट लेक्चर किया था उसमें फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कशन किया था कि क्लोज्ड इकोनॉमी एंड ओपन इकोनॉमी और जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक्स के उन सभी को हमने डिस्कस किया था। उसी से संबंधित यूपीएससी में 2011 में एक क्वेश्चन पूछा था कि बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें मीन्स क्लोज्ड इकोनॉमी वह इकोनॉमी है जिसमें मुद्रा पूर्ति पूर्णतः नियंत्रित होती है। मीन्स यह मुद्रा की बात कर रहा है। घाटे की वित्त व्यवस्था मीन्स घाटा डेफिसिट, केवल निर्यात होता है, और लास्ट है ना निर्यात और ना ही यहां पर आयात होता है। तो यहां से आप जरूर देखना, ये लास्ट जो लेक्चर था फर्स्ट लेक्चर उसी में लास्ट टॉपिक था जिसमें हमने डिस्कशन किया था ओपन इकोनॉमी एंड क्लोज्ड इकोनॉमी। और क्लोज्ड इकोनॉमी में हमने पढ़ा था कि यहां पर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट मीन्स यहां पर कंजप्शन, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट, तीन बातें होती है। तीन ही केवल इसमें जो एक इकोनॉमी के अंदर एग्रीगेट डिमांड के जो पार्ट है तीन, वो ही इसमें शामिल रहते हैं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट यहां शामिल नहीं रहता। ये है क्लोज्ड इकोनॉमी। तो याद रखना, डायरेक्टली यूपीएससी का 2011 का क्वेश्चन था जो हमने अभी सोल्व किया है। तो ऐसे डायरेक्टली यूपीएससी क्वेश्चन पूछ लेता है। अब हम आगे का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इसमें हम डिफरेंस देखेंगे कि कौन कौन से डिफरेंस होते हैं एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में, एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में और एक मिश्रित अर्थव्यवस्था में। अगर समाजवादी की बात करें जनरली तो ये है रसिया एंड चाइना। अगर पूंजीवादी की बात करें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की तो लाइक जापान, अमेरिका, कनाडा, ये सभी क्या है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात करें तो हम हैं इंडिया, मीन्स जिसमें समाजवादी सोशलिस्ट प्लस कैपिटलिस्ट मीन्स समाजवादी और पूंजीवादी दोनों लक्षण पाए जाते हैं। वो है मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है क्या है इंडिया की। अब देखते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में जो आर्थिक क्रियाएं रहती है मीन्स इकोनॉमिक एक्टिविटीज, चाहे वो प्रोडक्शन की हो, इकोनॉमिक एक्टिविटीज में क्या क्या आता है, तीन बातें हमेशा आती है, चार सॉरी। फर्स्ट, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो ये सभी जो इकोनॉमी के चार पार्ट है जो मेन, इन पर सभी पर किसका कंट्रोल रहता है, सरकार का नियंत्रण रहता है। सरकार जैसे चाहेगी इन चारों जो पार्ट हैं किसी भी इकोनॉमी के उनको वो कंट्रोल करके रखेगी। और यहां पर समाजवादी में जो मेन मकसद है किसी भी पदार्थों का, कोई भी वस्तु या सेवा का उत्पादन का, वो मेन रहता है सार्वजनिक कल्याण मीन्स सोशल वेलफेयर। यहां पर सबसे मेन मोटो रहता है किसी भी गवर्नमेंट का। तो ये क्या है समाजवादी। अगर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की बात करें तो ये क्या है, आर्थिक क्रियाएं जितनी भी रहती है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो प्रोडक्शन से संबंधित रहती है, गुड्स एंड सर्विसेज मीन्स कौन सी वस्तु प्रोडक्शन की जाएगी, कितनी मात्रा में की जाएगी और कौन सी, कितनी, कौन सी और कैसे, ये सभी डिसाइड कौन करेगा, निजी क्षेत्र। यहां पर कौन कर रहा है, गवर्नमेंट। तो यहां पर सरकार नियंत्रित कर रही है, यहां पर निजी क्षेत्र के अंडर में है। यहां जो लक्ष्य क्या है, सामाजिक कल्याण। यहां पर लक्ष्य जो है वो क्या है, प्रॉफिट। तो पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था है उसमें आर्थिक क्रियाओं पर नियंत्रण निजी क्षेत्र का रहता है और यहां पर मेन जो मोटो रहता है, मेन लक्ष्य जो रहता है प्रॉफिट कमाना। अगर मिश्रित की बात करें तो यहां जो आर्थिक क्रियाएं हैं वो P+P मीन्स प्राइवेट एंड पब्लिक मीन्स निजी क्षेत्र के हाथ में भी रहेगी और गवर्नमेंट के हाथ में भी रहेगी। और यहां दोनों चीजें प्रेजेंट रहती है, सामाजिक कल्याण भी,
आपने देखा होगा हमारे इंडिया में गवर्नमेंट जो है वो बहुत सारी कल्याणकारी स्कीम्स चला के रख रखी है, जिसमें महानरेगा है, बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं जिन पर गवर्नमेंट का, लाइक रेलवे किसके हाथ में, गवर्नमेंट के हाथ में। तो यहाँ पर निजी हाथ में भी और निजी क्षेत्र के हाथ में भी बहुत सारी ऐसे इकोनॉमी के सेक्टर्स हैं जो निजी हाथों में भी दे रखे हैं, और गवर्नमेंट के हाथ में भी काफ़ी क्षेत्र है जो गवर्नमेंट भी उसमें इंटरफेयर करती है। तो यहाँ पर बाजार प्रतिस्पर्धा भी शामिल है। मीन्स बाजार प्रतिस्पर्धा बोले तो यहाँ पर जितना बाजार में डिमांड होगी उसके अनुसार क्या होगा, किसी भी वस्तु या सेवा का उत्पादन होगा निजी क्षेत्र के द्वारा। अगर मान लीजिए दिवाली के समय पटाखों की जरूरत है तो पटाखे आएंगे, मिठाइयों की जरूरत है तो मिठाइयाँ ज़्यादा प्रोडक्शन की जाएगी, जबकि ऐसा सोशलिस्ट में नहीं है। सोशलिस्ट में हमेशा सरकार जो चाहेगी वो ही प्रोडक्शन होगा। यहाँ पर क्या होगा, मिश्रित में, पूंजीवादी में लोग जो चाहेंगे और मिश्रित में गवर्नमेंट जो चाहेगी और लोग जो चाहेंगे, दोनों मिलाकर ये चलती है। तो इसी के क्या कहते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था। ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें समाजवादी और पूंजीवादी दोनों अर्थव्यवस्थाओं का क्या पाया जाए, समन्वय, उसको कहेंगे मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो याद रखना इंडिया क्या है, एक मिक्स्ड इकोनॉमी। मांग आपूर्ति सिद्धांत। अब हम देखेंगे मांग आपूर्ति मीन्स जितनी डिमांड होगी उतनी ही किसी वस्तु की सप्लाई होगी। अगर मान लीजिए, अगर हम सिंपली एग्जांपल ले पटाखे, तो पटाखे जनरली जो फायर क्रैकर्स है उनकी केवल दिवाली के समय ज़्यादा डिमांड रहती है। तो बाजार में हम देखते हैं कि जनरल जो बाकी सीजन रहता है उसमें बाजार में वो नहीं रहते, मीन्स उनकी उस समय आपूर्ति भी नहीं की जाती, क्योंकि जब डिमांड रहेगी तभी किसी वस्तु की आपूर्ति जनरली की जाती है। तो यहाँ पर समाजवादी में लोग खुद आपूर्ति मांग नहीं करते, क्योंकि वहां तो किसके कंट्रोल में है, सरकार के हाथ में। सरकार जो बनाएगी वो आपको लेना पड़ेगा। तो मांग आपूर्ति सिद्धांत समाजवादी अर्थव्यवस्था में लगाने का कोई यहां पर नहीं लगेगा। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था एंड मिश्रित अर्थव्यवस्था में ही मांग एंड आपूर्ति, डिमांड एंड सप्लाई का जो कॉन्सेप्ट है कहां लगेगा, पूंजीवादी एंड मिश्रित अर्थव्यवस्था में। तो ये याद रखना। एडम स्मिथ का हमने पहले भी बात किया था, लेजिस्फेयर। इन्होंने कहा था कि सरकार आर्थिक क्रियाओं में हस्तक्षेप, मिस इंटरफेयर ना करे, उसको किस पर छोड़ दे, मार्केट पर। अगर गवर्नमेंट ज्यादा हस्तक्षेप करेगी तो गवर्नमेंट केवल वही चीजें प्रोडक्शन करेगी जो लोग ना चाहे वो भी, तो हो सकता है कि लोग उनको नापसंद करें। तो इससे प्रॉफिट जो है कंपनियों का वो कम हो जाएगा, उद्योग धंधे बंद हो सकते हैं, आर्थिक मंदी आ सकती है। इसलिए आर्थिक क्रियाओं में हस्तक्षेप गवर्नमेंट ना कर उनको लोगों की डिमांड पर छोड़ दिया जाए। इसलिए लोगों की जो डिमांड रहेगी उसके अनुसार अगर प्रोडक्शन होगा तो कंपनियों की ग्रोथ भी बढ़ेगी और इकोनॉमी भी तेजी से ग्रोथ होगी। इसलिए एडम स्मिथ का लेजिस्फेयर वेल्थ ऑफ नेशन बुक, उसमें इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था, तो याद रखना एडम स्मिथ। अब नेक्स्ट हम देखते हैं अल्प विकसित, विकासशील और विकसित अर्थव्यवस्थाएं क्या होती है। जो अल्प विकसित मीन्स लिस्ट डेवलप्ड जो इकोनॉमी रहती है उसमें प्राइमरी सेक्टर वेल डेवलप्ड रहता है। मीन्स यहां पर ज्यादातर जो प्राइमरी सेक्टर है उसमें ज्यादा निर्भरता रहती है। हमने देखा था इकोनॉमी में 3 सेक्टर रहते हैं इकोनॉमी में, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तीनों सेक्टर में फर्स्ट जो सेक्टर, इसमें माइनिंग और एग्रीकल्चर, मीन्स यहां से हमको रॉ मटेरियल मिलता है प्राइमरी सेक्टर से। सेकेंडरी सेक्टर में हम रॉ मटेरियल से विनिर्माण करते हैं, मीन्स अगर यहां से कॉटन हमको मिल रहा है तो कॉटन से हम वस्त्र बना दिए यहां पर, तो ये क्या हो गया, सेकेंडरी, जहां पर उद्योग से विनिर्माण किया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। थर्ड वो क्षेत्र है जो सेवा क्षेत्र है, ये दोनों क्षेत्रों में हमारी हेल्प करता है, जैसे बैंकिंग, शिक्षा, उसके बाद ट्रांसपोर्ट, ये सभी क्या है, हमारा तृतीय क्षेत्र है जो इन दोनों क्षेत्रों में क्या करता है, हमारी हेल्प करता है। तो प्राइमरी सेक्टर यहां पर ज्यादा डेवलप रहता है, कहां पर, अल्प विकसित में, मीन्स एग्रीकल्चर पर ज्यादा डिपेंड रहते हैं। पर कैपिटा इनकी इनकम इनकी जो है रहती है वो बहुत ज्यादा लो रहती है। यहां पर टेक्नोलॉजी, तो टेक्नोलॉजी में ये क्या रहते हैं, वीक। गरीबी एंड बेरोजगारी यहां पर बहुत ज्यादा रहती है। और आधारभूत संरचना, चाहे रोड हो, चाहे पोर्ट हो, चाहे सी पोर्ट हो, चाहे एजुकेशन के मामले में इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे स्वास्थ्य के मामले में इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर यहां पर क्या होता है, कम, बहुत ही ज्यादा कम। तो आधारभूत संरचना क्या होती है, इन्हीं को बोलते हैं कि स्कूल कितने अच्छे हैं, कॉलेज कितने अच्छे हैं, विश्वविद्यालय कितने अच्छे हैं, वहां पर रोड की फैसिलिटी क्या है, वहां पर पेयजल के लिए स्पेशल क्या है, वहां सी पोर्ट कैसे हैं, वहां के एयरपोर्ट कैसे हैं,
ये सभी जो है इनको मिलाकर हम क्या बोलते हैं, आधारभूत संरचनाएं। और किसी देश में जितनी ज्यादा आधारभूत संरचनाएं मजबूत होगी उस देश की इकोनॉमी उतनी ज्यादा मजबूत होगी। इसीलिए हमारे देश में आधारभूत संरचनाओं के निर्माण में बहुत ज्यादा जोर दे रही है कौन, गवर्नमेंट। तो ये आप याद रखना। अगर हम बात करें विकसित और विकासशील के बीच में, तो यहां पर है विकासशील अर्थव्यवस्था और विकसित। विकसित अर्थव्यवस्था पहले देखते हैं। पर कैपिटा इनकम लगभग 40,000 रहती है। अगर यहां की बात करें तो यहां 1,000 से भी कम रहती है, $500 पर पर व्यक्ति। पर कैपिटा इनकम यहां 40,000 तक पहुंच जाती है अमेरिका में। तो पर कैपिटा इनकम $40,000 तक जाती है। इंफ्रास्ट्रक्चर यहां पर बहुत ज्यादा डेवलप रहता है। यहाँ के सी पोर्ट बहुत अच्छे रहते हैं, यहाँ की सिटी बिल्डिंग्स, सभी फैसिलिटी जो लोगों को चाहिए, ट्रांसपोर्ट की एक नंबर की फैसिलिटी रहती है। टेक्नोलॉजी यहाँ हाई रहती है, चाहे फेसबुक को लो, चाहे व्हाट्सअप लो, चाहे नई नई टेक्नोलॉजी लो, जितना भी 5G 4G ये सभी यहीं से आई है पूरी। नया चाहे ई कॉमर्स की बात हो, ये सभी टेक्नोलॉजी में बहुत आगे। जीवन स्तर इन लोगों का, लिविंग स्टैंडर्ड क्या है, बहुत आगे। लिविंग स्टैंडर्ड मीन्स हम अगर जनरली लिविंग स्टैंडर्ड की बात करें तो इसमें कई बातें आती है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी कितनी मिल रही है लोगों को, शिक्षा कैसे मिल रही है, रोजगार कैसा मिल रहा है उनको, उनकी जो दैनिक समस्याएं मीन्स जो दैनिक जो रिक्वायरमेंट्स है, रोटी कपड़ा और मकान वो कितनी इजीली मिल रहा है उन लोगों को, उनके पास संपत्ति कितनी है, ये सभी जीवन स्तर को बताती हैं। प्राइमरी सेक्टर जो है उस पर इनकी निर्भरता क्या होती है, बहुत कम। मीन्स एग्रीकल्चर पर इनकी निर्भरता क्या होती है, कम। इनकी निर्भरता सेकेंडरी और टर्सरी जो क्षेत्र रहते हैं, मीन्स सेवा और विनिर्माण मीन्स उद्योग, उन पर इनकी क्या रहती है, ज्यादा निर्भरता रहती है। अल्प विकसित, विकसित, अब इनके बीच में जो बचा है वो क्या है, इसकी इन दोनों के बीच में जो अर्थव्यवस्था है, मीन्स यहां पर प्राइमरी जो सेक्टर था उस वो विकसित हो चुका है, लेकिन अभी तक यहां पर टर्सरी एंड सेकेंडरी में विकास हो रहा है। पर कैपिटा इनकम इन दोनों के बीच में मीडियम है, टेक्नोलॉजी यहां मीडियम है, गरीबी बेरोजगारी अभी भी है लेकिन उतनी ज्यादा नहीं है जो अल्प विकसित देशों में है, और आधारभूत संरचनाओं का विकास हो रहा है। अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं जनरली कि इंडियन इकोनॉमी, क्या इंडियन इकोनॉमी का नेचर मीन्स स्वभाव क्या संविधान के अनुरूप है, और हमारा संविधान में किस चीज की बात की गई है, समाजवादी। हमने देखा था 42 संविधान संशोधन 1976 में गवर्नमेंट ने 3 शब्द जोड़े थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, सोशलिस्ट इंटीग्रिटी एंड सेक्युलर। तो ये जो शब्द जोड़ा था समाजवादी, समाजवादी क्या होती है, जिसमें कंप्लीट जो हमारे जितने भी रिसोर्सेज रहते हैं उस पर किसका कंट्रोल हो, सरकार का। लेकिन उसके साथ ही हमारे यहाँ पर व्यापार की स्वतंत्रता भी है। अगर 19 आर्टिकल 19 में हम बात करें तो यहाँ पर 19 जी उसमें व्यापार की स्वतंत्रता की बात की गई है, और फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं लोगों को। संपत्ति को लेना, अगर संपत्ति को गवर्नमेंट छीनती है तो आर्टिकल 300A के तहत तो लीगल राइट है लोगों का। तो यहां पर प्राइवेट एंड समाजवादी दोनों, समाजवादी में गवर्नमेंट खुद प्रोवाइड करती है वस्तुएं लोगों को जब गरीब रहते हैं। जैसे हमने देखा था अभी जस्ट कोरोना वायरस का केस चल रहा है, तो लोग प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत लोगों को काफी हेल्प कर रही है समाजवादी के तौर पर, और साथ ही में प्राइवेट जो संस्थाएं हैं वो भी काफी काम कर रही है। तो इंडिया का जो इकोनॉमी का नेचर है वो समाजवादी भी है, और क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था यहां पर है। तो याद रखना कि समाजवादी के साथ हमारी इंडियन इकोनॉमी क्या है, मिश्रित, और इस संविधान के अनुरूप भी है। अब एक और जो क्वेश्चन है यूपीएससी में एक बार पूछा गया था कि जनरली जो डेवलप्ड कंट्री है उन्होंने क्या किया, प्राइमरी सेक्टर को डेवलप किया, उसके बाद सेकेंडरी सेक्टर को मीन्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या औद्योगिक क्षेत्र। लेकिन इंडिया ने क्या गलती की, इंडिया ने प्राइमरी सेक्टर को डेवलप किया और डायरेक्टली घुस गया थर्ड में मीन्स सेवा क्षेत्र में। सेकेंडरी जो क्षेत्र है वो विनिर्माण उद्योग क्षेत्र है, और यहीं पे रोजगार ज्यादा जनरेट होते हैं। इसीलिए हमारी पॉपुलेशन जो लगभग 60% से 70% जो 1950 में जब आजाद हुए थे जो डिपेंड थे एग्रीकल्चर पर, वो आज भी लगभग 50% किस पे डिपेंड है, एग्रीकल्चर पर। क्योंकि जब हम फर्स्ट से थर्ड की तरफ गए सेवा क्षेत्र में, तो सेवा क्षेत्र में इतने ज़्यादा लोगों की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इसीलिए
अब एक पूरी कंपनी को चलाने के लिए एक कंप्यूटर ऑपरेटर काम कर सकता है कई बार, क्योंकि यहां पर मशीन से हो रहा है काम। यहां पर इसीलिए 50% लोग अभी भी प्राइमरी सेक्टर पर ही डिपेंड है, क्योंकि हमारा औद्योगिक क्षेत्र क्या नहीं हुआ, डेवलप नहीं हुआ। तो ये बड़ी प्रॉब्लम थी हमारे इंडियन इकोनॉमी की। अब हम देखते हैं अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी। प्राइमरी सेक्टर हमको क्या देता है, रॉ मटेरियल, जैसे कृषि के जितने भी उत्पाद हैं, और खनन जैसे कोयला, जितना भी हमको कच्चे जितने भी अयस्क मिलते हैं, चाहे तांबा हो चाहे लोहा हो, ये सभी कहां से मिलते हैं हमको, खनन। यहां पर मशीनों से उत्पादन किया जाता है सेकेंडरी क्षेत्र में, यहां वैल्यू एडिशन किया जाता है। अगर मान लीजिए कॉटन मिल गई या जनरली वीट एक कीजिए हमारे पास, अगर उसका ब्रेड बना देते हैं तो मार्केट में 1 kg वीट जो 20 रुपए का है वो 100 रुपीज का बिकेगा। मीन्स हमने क्या कर दी, वैल्यू एडिशन। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। यहां पर क्या होता है, सेकेंडरी क्षेत्र में वैल्यू एडिशन होता है। और विनिर्माण और निर्माण मीन्स मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन, जो बिल्डिंग भी बनती है वो भी इसी क्षेत्र का पार्ट है, सेकेंडरी का। टर्सरी वो क्षेत्र है जो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों में सहायक का भूमिका निभाए, जैसे बैंकिंग, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन यहां पर भी काम आएगा माल को ले जाने में, और परिवहन या रॉ मटेरियल को ले जाने में काम आएगा। शिक्षित लोग यहां पर भी काम आते हैं और यहां पर भी काम आएंगे। यहां साइंटिस्ट काम करते हैं प्राइमरी सेक्टर में, कृषि में। तो ये सेवा क्षेत्र दोनों में काम करता है लिंकिंग का। अब हम एक बेसिक कॉन्सेप्ट देखते हैं, आय का चक्रीय प्रभाव। आय कैसे चलती है पूरी इकोनॉमी में। जनरली जो परिवार रहते हैं वो क्या देते हैं, किसी भी कंपनी में लेबर का काम करते हैं, श्रम प्रोवाइड करते हैं। कोई भी फर्म रहती है वो उत्पादन का काम करती है, वस्तु और सेवाओं का। और यहां पर लोग निवेश करते हैं और ये लाभ भी कमाते हैं। फर्म निवेश की तरफ बढ़ती है, निवेश मीन्स उत्पादन के लिए जब कोई खर्चा किया जाता है तो उसे बोलते हैं निवेश। उत्पादन के लिए पैसा अगर खर्च कर रहे हैं इकोनॉमी में तो उसे कहते हैं हम निवेश। अगर हम खाने के लिए पैसा कर रहे हैं उत्पादन के अलावा तो उसे बोलते हैं कंजप्शन, उपभोग। तो यहां पर फर्म जो निवेश करती है वो लाभ के लिए करती है, और सरकार यहां पर क्या काम करता है, रेगुलेटर मीन्स विनिमय, मीन्स श्रम का गलत उपयोग भी ना हो और फर्म को लाभ भी हो। ये जो काम करती है सरकार विनिमय का। तो हम देखते हैं कि रेगुलेशन के काम बहुत सारे एक्ट कौन बनाता है, गवर्नमेंट। तो आय का चक्रीय प्रभाव अब आगे हम देखेंगे। यहां पर आय का चक्रीय प्रभाव किस किस के बीच में है, परिवार, फर्म, और यहां पर रेगुलेटर का काम कौन कर रहा है, गवर्नमेंट। तो अगर हम यहां देखें आय का द्विचक्रीय प्रभाव, तो यहां पर फर्म है एक तरफ मीन्स उत्पादक क्षेत्र, और एक तरफ हमारा क्या है, परिवार। मान लीजिए कोई परिवार है उत्तराखंड में और फर्म कौन है, पतंजलि। तो पतंजलि क्या करेगा, यहां से परिवार की जो आय होगी उसको निवेश करवा देगा अपनी कंपनी में, और परिवार कई बार पतंजलि के प्रोडक्ट भी खरीदेगा, तो यहां पर उपभोग व्यय हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं कंजप्शन। और यहां पर आय जो है उसको लगा देगा। कंपनी क्या करेगी, जो पतंजलि है वो निवेश व्यय करेगी, और कुछ आय जो लोग यहां पर काम कर रहे हैं परिवार के, उनको निवेश के द्वारा कुछ आय भी कहां पहुंचाएगी, परिवार के पास। और यहां से क्या लेगी, इनके पास भूमि और श्रम, इसके बदले इनको क्या होगा, आय। तो याद रखना यहां पर कंपनी क्या करेगी, निवेश व्यय, यहां से श्रम और भूमि लेगी किससे, लोगों से, और उसके बदले उनको क्या देगी, आय। लोग अपनी आय को कहां खर्च करेंगे, कंपनी के प्रोडक्ट खरीदने में, और यह होगा उपभोग व्यय। तो याद रखना। और कंपनी के पास अगर बचत है तो बचत को वित्तीय व्यवस्था में इस बैंक में जमा करा देगा, बैंक से वो ऋण भी ले सकता है। उसी तरह घरेलू परिवार भी ऋण भी ले सकते हैं, अपनी बचत को बैंक में भी जमा करा सकते हैं। तो ये पूरा एक इकोनॉमी का चक्र घूमता रहता है। जनरली समझना यहाँ पर ज़्यादा हार्ड नहीं है। परिवार को जो इनकम होती है, इनकम को कई बार वो खर्च कर देता है वस्तुएं खरीदने में, किस लिए, उपभोग व्यय के लिए। जब उनके पास श्रम होता है तो कंपनी में लगा देते हैं, बदले में उनको आय मिलती है। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है और कुछ भी यहाँ नहीं है। आय का जो त्रिचक्रीय प्रभाव रहता है उसमें गवर्नमेंट भी यहाँ शामिल हो जाती है। गवर्नमेंट कंपनी पर टैक्स लगा सकती है, साथ में व्यय भी कर सकती है, कई बार कंपनियों को आर्थिक सहायता भी देती है, हमने देखा है। घरेलू परिवार जो हैं वो टैक्स सरकार को देते हैं कई बार, और साथ में व्यय भी गवर्नमेंट उनके ऊपर व्यय भी करती है टैक्स के रूप, जैसे सड़कें बना रही है उनके लिए, स्वास्थ्य अच्छी दे रही है, तो गवर्नमेंट का वहाँ खर्चा हो रहा है। जो डायग्राम वहाँ था वही है, बाकी यहाँ सेविंग और लाइबिलिटीज मिस एल मिस क्या है, लोन। तो सेम जो डायग्राम ऊपर है वो ही अब यहाँ पर है, केवल यहाँ पर जो गवर्नमेंट है उसको हमने और जोड़ दिया है।
गवर्नमेंट की यहाँ क्या भूमिका हो गई है? गवर्नमेंट की यहाँ भूमिका रेगुलेटर की हो गई है। अब हम देखते हैं वित्तीय व्यवस्था क्या होती है, फाइनेंशियल सिस्टम। किसी भी इकोनॉमी में फाइनेंशियल सिस्टम जितना मजबूत होगा वो इकोनॉमी उतनी ज़्यादा मजबूत होगी। अमेरिका का जो फाइनेंशियल सिस्टम है बहुत मजबूत है। फाइनेंशियल सिस्टम क्या होता है? पैसों का जहाँ जहाँ से लेन देन होता है। जनरली लोगों के पास क्या होती है? बचत। तो ये होता है, लोग होते हैं कई बार बचत करता, और कुछ लोगों को निवेश करना रहता है। जिनके पास पैसा ज़्यादा रहता है, ये बचत जो होती है उसको निवेश कर सकते हैं, उनको बोलते हैं निवेशक। तो जो वित्तीय व्यवस्था रहती है वो बचत और निवेश के बीच में, मीन्स बचतकर्ता और निवेशक के बीच में, इन्वेस्टर के बीच में एक कड़ी का काम करती है। मीन्स हो सकता है किसी के पास पैसा बहुत ज़्यादा है तो ये है बचतकर्ता, और कोई ही लोग उद्योग लगाना चाहते हैं, उनको निवेश करना है, तो यहाँ इनको पैसा चाहिए। तो यहाँ से जो बचा हुआ पैसा है एक्स्ट्रा, उसको बैंक में लोग जमा कराकर वापस निवेशक के तक पहुँचा देंगे। तो बीच में जो काम कर रहा है लिंकिंग का, यही है फाइनेंशियल सिस्टम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आता है फाइनेंशियल मार्केट कि ये वित्तीय बाजार क्या है। वित्तीय बाजार पूंजी की गतिशीलता। अब हम देखेंगे कि पूंजी की गतिशीलता, कैपिटल जो है उसका कितना मोबिलाइजेशन हो रहा है, मींस कैपिटल पूरा इकोनॉमी में कितनी तेजी से घूम रहा है। इसीलिए बात करते हैं कि तरलता, कितना आरबीआई अभी बड़ा टेंशन में आया हुआ है कि कैसे लिक्विडिटी बढ़े हमारी इकोनॉमी में, कैसे लोग ज्यादा से ज्यादा खरीदारी करें, डिमांड जनरेट करें, ताकि हमारा इकोनॉमी का पहिया वापस से घूमे। तो पूंजी की गतिशीलता बहुत इंपॉर्टेंट है इकोनॉमी में। पूंजी की गतिशीलता क्या होती है? आधिक्य क्षेत्र, मीन्स जहां पर पूंजी ज्यादा है वहां से कम क्षेत्र वाली जगह पर पूंजी को कैसे भेजा जाए। जो लेन देन होता है ये अधिक पूंजी वाले क्षेत्र से कम पूंजी वाले क्षेत्र की तरफ। इसका लेन देन का आधार क्या हो सकता है? ब्याज हो सकता है या डिविडेंड मीन्स प्रॉफिट हो सकता है। ये जो काम करता है इसके लिए वित्तीय संस्थाएं काम कर सकती है, जैसे बैंक, पोस्ट ऑफिस। वित्तीय उपकरण क्या हो सकता है? कैश हो सकता है। और वित्तीय सेवा क्या हो सकती है? डिपॉजिट हम करवा सकते हैं, लोन यहां दे सकते हैं। ये सभी बातें किस में आएगी? फाइनेंशियल सिस्टम। मींस हमारा जो फाइनेंशियल सिस्टम है, मनी का फाइनेंशियल जो मार्केट है, उसमें ये सभी होगा। लोन लेना, ब्याज पर पैसा देना, डिपॉजिट करवाना, कैश के रूप में देना, बैंक, पोस्ट ऑफिस, ये सभी इसमें शामिल होंगे। यूपीएससी से क्वेश्चन आ चुका है एक बार कि किसी इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट का क्या रोल है, सेविंग का क्या रोल है, मींस बचत का क्या रोल है, और निवेश का क्या रोल है किसी इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए, किसी इकोनॉमी के ग्रोथ के लिए। तो यहां वित्तीय संसाधन की गतिशीलता जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा हमारी आर्थिक समृद्धि दर भी होगी, मींस इकोनॉमिक ग्रोथ रेट। तो कैसे, आगे देखते हैं। यहां पर बैंक है, उसके पास बहुत सारा पैसा है। अगर बैंक के पास बचत के रूप में जो लोग पैसा जमा कराते हैं, तो ये ऋण के रूप में किसको दे देगा? व्यक्ति को, जिसके पास पैसों की भी कमी है, और साथ में बैंक को ब्याज देगा। अब व्यक्ति क्या करेगा? जिसके पास पैसों की कमी थी, निवेश करेगा किसी क्षेत्र में। अगर उसको कोई उद्योग लगाना है तो निवेश कर सकता है, एजुकेशन का कोई इंस्टीट्यूशन खोलना है तो निवेश कर सकता है। निवेश मीन्स उत्पादन के लिए। अगर उसको कोई टैक्सी खरीदनी है उबर ओला के लिए, तो वो निवेश करेगा। तो निवेश में डिफरेंस समझना। अगर हम कोई 4 व्हीलर खरीद रहा हूं मैं, अगर मैंने कोई भी स्कॉर्पियो खरीदी है, अगर मैंने टैक्सी के लिए खरीदी है तो वो है मेरा निवेश। अगर मैंने अपने परिवार के लिए खरीदी है तो वो है मेरा कंजप्शन। तो इनमें डिफरेंस है। अगर हम उत्पादन के लिए खरीदते हैं, हमारे कोई आगे इकोनॉमी में वो उत्पादन के लिए काम आएगी, तो वो है निवेश। तो निवेश होने से क्या होगा? उत्पादन होगा। जब किसी वस्तु का उत्पादन होगा तो रोजगार भी जनरेट होगा, क्योंकि उत्पादन के लिए हमको क्या चाहिए? श्रम चाहिए लोगों का। तो श्रम जब होगा तो रोजगार मिलेगा लोगों को, और रोजगार के बदले हम उनको क्या देंगे? वेतन देंगे। तो वेतन जब आएगा तो उनके पास आय भी जनरेट होगी, और जब उनके पास आय आएगी तो इस आय का कुछ पार्ट वो बचत के रूप में रखेंगे। अगर किसी को 30,000 पर मंथ मिल रहा है तो कुछ तो वो डेली खर्च में लगा देगा, जैसे आटा लाना हो, सब्जी लाना हो, या और कोई फीस भरनी हो बच्चों की स्कूल की, तो वो है उसका उपभोग। लेकिन कुछ पैसा वो 30,000 में से 5,000 या 10,000 हमेशा बचत करके रखता है बैंक में। ये बचत को वापस क्या करेगा? बैंक में रख देगा, और बैंक के पास पैसों की आधिक्य होगा। अगेन ये सेम जो चक्र है वो चलता रहेगा। तो यहां पर बचत और निवेश दोनों क्या है किसी इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट। जब तक बचत नहीं होगा तो बैंक के पास पैसा नहीं होगा, बैंक के पास पैसा नहीं होगा तो लोगों के पास पैसा नहीं होगा, और लोगों के पास पैसा नहीं होगा तो निवेश नहीं होगा, उत्पादन नहीं होगा, रोजगार जनरेट नहीं होगा, उत्पादन नहीं होगा तो हमारा जीडीपी क्या होगा? कम हो जाएगा। और यही समस्या आ रही है अभी प्रेजेंट में। जीडीपी का मतलब ही क्या होता है? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। मीन्स एक साल में हमारे यहां पूरे इंडिया में जितने सर्विसेज, जितने ग्रोस
डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जितने भी सर्विसेज और गुड्स मीन्स वस्तुओं सेवाओं का जितना उत्पादन होता है उनकी टोटल जो मात्रा रहती है एज ए मूल्यों में, अंतिम बाजार मूल्य मीन्स बाजार में उनकी क्या मूल्य है उसको जोड़कर हम क्या निकालते हैं, जीडीपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और जितना ज्यादा ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो रहा है, जितना ज्यादा उत्पादन होगा, हमारा ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट भी उतना ही ज्यादा बढ़ेगा। तो इसीलिए उत्पादन इसलिए इंपॉर्टेंट है। अब हमने देखा कि वित्तीय बाजार में अर्थव्यवस्था, जो वित्तीय बाजार है उसकी अर्थव्यवस्था में क्या भूमिका है, मीन्स हमारे इकोनॉमी में वित्तीय बाजार जो फाइनेंशियल मार्केट है उसकी क्या भूमिका है। वित्तीय बाजार होने से मीन्स जो बैंक वगैरह है उससे क्या है, लोगों में बचत की जो एक टेंडेंसी है वो बढ़ेगी। जब बचत ज़्यादा होगी तो निवेश करेंगे वो लोग, और इससे उत्पादन और रोजगार बढ़ेगा, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी हमारे देश की। और इससे जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है जिससे छुटकारा मिलेगा, मीन्स साहूकार जो पैसा देते हैं, अगर हमारा बैंकिंग सिस्टम अच्छा हो, हमारा फाइनेंशियल मार्केट अच्छा हो, हमारा फाइनेंशियल सिस्टम अच्छा हो अर्थव्यवस्था में, तो उससे क्या होगा, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है जहां से पैसा लेते हैं, किसान पैसा लेता है, कई बार गांव में कोई छोटा कुटीर उद्योग लगाता है तो वो पैसे लेते हैं साहूकार से जो उच्च ब्याज दरों पर पैसा देते हैं। और उसी के कारण उच्च ब्याज दर पर जब पैसा लेते हैं तो जो उनका प्रॉफिट होता है उनके उद्योग से, छोटे छोटे उद्योगों से, वो ज़्यादातर साहूकार के पास चला जाता है और धीरे धीरे वो दिवालिया हो जाते हैं। इससे बचने के लिए भी एक तरह इकोनॉमी को अच्छा करने के लिए जो वित्तीय संस्था है, व्यवस्था है, अनऑर्गेनाइज मीन्स असंगठित क्षेत्र जो है जहाँ से हमको ब्याज पर पैसा मिलता है, वो भी धीरे धीरे उससे छुटकारा मिलेगा जब हमारा वित्तीय बाजार अच्छा होगा। तो इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। अब देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आने वाले टाइम में हम जरूर पढ़ेंगे इसको अच्छे से एलेबरेट करके। वित्तीय बाजार जो है, फाइनेंशियल मार्केट, वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है मनी मार्केट जहां पर एक साल के लिए मीन्स 365 दिन के लिए पैसों का लेन देन होता है, और ये अल्पकालिक तरलता की पूर्ति करता है। मीन्स जो इकोनॉमी में जो तरलता है, पैसों की कमी, उसको अल्पकाल की जो कमी है उसको पूरी करता है। साथ ही में दैनिक तरलता को भी पूर्ति करता है, डे बाय डे जो इकोनॉमी में कमी है उसको। ये दो वर्गों में बांटा गया है, एक संगठित जो नियम आधारित है जैसे बैंकिंग सिस्टम, एक असंगठित जो जिसके लिए कोई नियम नहीं है, साहूकार, महाजन। और ये जो मनी मार्केट है संगठित, उसको कंट्रोल कौन करता है, ये तो आरबीआई के अंडर में नहीं आ सकते, इनको क्या पता है इंडिया में कहाँ ये काम कर रहे हैं। तो मनी मार्केट जो है जिसमें 365 दिन के लिए हम पैसों का लेन देन कर रहे हैं, इसका नियंत्रण कौन करता है, आरबीआई। एंड जो पूंजी बाजार है जहां पर 365 दिन से ज्यादा के लिए पैसों का निवेश किया जाता है, इसको बोलते हैं कैपिटल मार्केट या शेयर मार्केट, इसका नियंत्रण किया जाता है सेबी, एसीबीआई, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो ये आप जरूर देखना, सेबी, आगे इसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। तो ये क्या है, दो प्रकार के वित्तीय बाजार जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्रेजेंट में जो कोरोना वायरस के कारण जो इकोनॉमी में प्रॉब्लम आ रही है, डे बाय डे की जो तरलता है या 365 दिन की तरलता है, इसको आरबीआई कंट्रोल कर रहा है। तो आरबीआई आए दिन ओपन मार्केट ऑपरेशन कर रहा है, रेपो रेटों में कमी कर रहा है, रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि कर रहा है, बैंक रेट को कम कर दिया आरबीआई ने। ये सभी कौन कर रहा है, आरबीआई। उसके द्वारा वो 365 दिन की जो तरलता है हमारी इकोनॉमी की, उसको कंट्रोल कर रहा है। तरलता क्या होती है, लिक्विडिटी। जनरल अगर मैं जनरल कॉन्सेप्ट में बोलूँ तो तरलता क्या होती है, इकोनॉमी में पैसों का फ्लो। अगर मेरे पॉकेट में 500 रुपीज़ की जगह 10 लाख रुपए आ जाए तो मेरी तरलता बढ़ गई, 10 लाख भी ज़्यादा हो गए, सॉरी, अगर 500 की जगह मान लीजिए 10,000 आ जाए मेरे पॉकेट में, तो क्या होगा, मेरी तरलता बढ़ गई। लेकिन यहाँ तरलता का कॉन्सेप्ट और भी है कि मेरे पास कैश है, एक तरफ मेरे पास सोना है, एक तरफ मेरे पास एटीएम है, तो उनकी तरलता कैसे होगी कि कैश से मैं अभी जस्ट वस्तु खरीद सकता हूँ तो उसकी तरलता क्या है, ज़्यादा। उसके बाद सोना लेने के लिए भी लोग तैयार हो जाएंगे। लेकिन जो मेरे पास एटीएम कार्ड में पैसा है, हो सकता है एटीएम बंद हो, तो उसकी तरलता क्या हो जाएगी, कम। तो यहाँ पर कैश की सबसे ज़्यादा तरलता रहती है गोल्ड से भी, क्योंकि वो जल्दी से किसी वस्तु के लेन देन में काम आ सकता है। गोल्ड के लिए कोई मना कर दे, अगर गोल्ड लेके आप किसी पर्टिकुलर किसी मॉल में जाओगे तो वहाँ तो पैसा ही चलता है, या तो एटीएम या पैसा, गोल्ड से उनको कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पर कोई परिसंपत्ति कम समय में और कम लॉस के साथ कैश में कितना परिवर्तन होने की क्षमता रखती है, वो ही क्या है, तरलता। अब है कैपिटल मार्केट, जो हमने मनी मार्केट देखा था, एक है कैपिटल मार्केट उसी का। यहां पर वित्तीय लेन देन दीर्घकालीन अवधि के लिए था, मीन्स 365 दिन से ज्यादा के लिए, यहां पर 2 साल, 3 साल, 10 साल, 15 साल, 50 साल के लिए वित्तीय लेन देन होता है। यह है शेयर मार्केट। और किसी
अगर कोई विकासशील देश है तो वहाँ पर शेयर मार्केट मीन्स कैपिटल मार्केट की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि लंबे समय के लिए हमको क्या चाहिए, दीर्घकाल के लिए हमको निवेश चाहिए। हमको ऐसा नहीं कि 365 दिन के लिए कोई निवेश कर दे, बैंकों में पैसा जमा करा दे, वो अच्छी बात नहीं है। हमको चाहिए लंबे समय के लिए निवेश, ताकि हम बड़े बड़े पुल बना सकें 10-10 साल में, बड़ी बड़ी सड़कें बना सकें, सी पोर्ट बना सके, एयरपोर्ट बना सके। इन सभी के लिए 10-10 साल के हमारे प्रोजेक्ट्स रहते हैं, इनके लिए 10 साल के लिए हमको क्या चाहिए, पैसा। तो ऐसे लोग चाहिए हमको जो इतने सालों के लिए निवेश कर सके। इसीलिए ऐसा मार्केट जहां पर ऐसा निवेश होता है वो है कैपिटल मार्केट। इसकी प्रासंगिकता अधिक है क्योंकि दीर्घकाल के लिए होता है अर्थव्यवस्था में और सतत विकास के लिए इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। और संसाधन इसके लिए कहाँ से आते हैं, पूंजी बाजार से। नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा वो है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यह है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। 1921 में एसबीआई इसका नाम कर दिया गया था, एक जस्ट पॉइंट याद रखना। आरबीआई जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कलकत्ता, मद्रास और मुंबई सभी के लिए एक प्रेसिडेंसी कॉलेज हुआ, प्रेसिडेंसी बैंक्स हुआ करती थी। रॉयल कमीशन जो हिल्टन यंग की अध्यक्षता में बना, उन्होंने सभी को मिलाकर एक बैंक बनाने की सोची और आरबीआई एक्ट 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 में आरबीआई की स्थापना कर दी। इसका जो पहले मुख्यालय था वो था कोलकाता, कलकत्ता से अब 1937 में इसको मुंबई कर दिया गया। पहले जो इसके गवर्नर थे वो थे ऑसबॉर्न स्मिथ, और राशि जो पहले थी वो 5 करोड़, अभी तो पता ही नहीं कितना, लगभग 9 करोड़ का तो सरप्लस है, 9 लाख करोड़ का। तो देख लो कितना ज़्यादा पैसा हो गया है। 1 जनवरी 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। तो ये था आरबीआई। अगर इसके संगठन की बात करें तो आरबीआई के संगठन में एक होता है इसका केंद्रीय बोर्ड, जिसमें एक गवर्नर, 4 डिप्टी गवर्नर, 10 निदेशक मिस डायरेक्टर जो अलग अलग उद्योगों से आते हैं, सेवा उद्योग इन सभी क्षेत्रों से, 4 स्थानीय बोर्ड जो दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई और चेन्नई में है, वो 4 स्थानीय बोर्ड के सदस्य रहते हैं और 2 नॉमिनेटेड सदस्य भी रहते हैं। जो गवर्नर रहता है वो 3 साल के लिए बनता है, लेकिन उसको 2 साल का एक्सटेंशन भी मिल सकता है, मिस मैक्सिमम 5 साल वो काम कर सकता है। 4 स्थानीय बोर्ड आप याद रखना कहाँ कहाँ पर है। जो केंद्रीय बोर्ड है उसकी साल में 6 मीटिंग होना जरूरी है मिनिमम, और 1 तिमाही में मिनिमम 1 मीटिंग होना जरूरी है, मीन्स 3 महीने में 1 मीटिंग होना तो जरूरी है ही। तो ये था हमारा आरबीआई का संगठन। आरबीआई की कार्य ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो आज हमने क्या क्या देखा है एक बार हम रिकॉल करते हैं। हमने ओपन एंड क्लोज्ड इकोनॉमी से संबंधित क्वेश्चन किया। यहां पर समाजवादी इकोनॉमी क्या होती है, पूंजीवादी इकोनॉमी क्या होती है, मिश्रित इकोनॉमी, मांग आपूर्ति का सिद्धांत, एडम स्मिथ का लेजिस फेयर, अल्प विकसित, विकासशील और विकसित अर्थव्यवस्थाएं क्या होती है, इंडियन इकोनॉमी क्या संविधान के अनुरूप है क्या, उसके बाद प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी, टर्सरी, इंडिया ने क्या गलती की, इससे संबंधित यूपीएससी का क्वेश्चन। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर, इनके बारे में हमने बात की। आय का चक्रीय प्रभाव, जिसमें परिवार, एक फर्म, एक सरकार, ये कैसे काम करते हैं। द्विचक्रीय में केवल दोनों के बीच में काम होता है, फर्म और परिवार के बीच में, जबकि जो त्रिचक्रीय प्रवाह है उसमें फर्म, सरकार, रेगुलेटर का काम और परिवार, श्रम का काम करता है। ये भी हमने देखा। फाइनेंशियल सिस्टम, जिसमें हमने फाइनेंशियल मार्केट देखा, उसमें फाइनेंशियल मार्केट क्यों इंपॉर्टेंट है, वित्तीय संसाधनों की गतिशीलता का क्या हमारे इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंस है, ये भी हमने देखा। वित्तीय बाजार है उसकी अर्थव्यवस्था में क्या भूमिका है, वित्तीय बाजार कितने प्रकार का होता है, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट क्या होता है, कैपिटल मार्केट क्या होता है, उसके बारे में हमने डिस्कशन किया। तरलता क्या होती है, लिक्विडिटी। उसके बाद कैपिटल मार्केट क्या होता है, इसके बारे में हमने डिस्कशन किया। और आरबीआई का जनरल इंट्रोडक्शन और आरबीआई का कंपोजिशन मीन्स संगठन, ये सभी हमने देखा। आगे हम आरबीआई के कार्य पढ़ेंगे। आरबीआई की अर्थव्यवस्था में क्या भूमिका है, आरबीआई जो मौद्रिक नीति बनाता है वो क्या है, आरबीआई की मौद्रिक नीति पढ़ेंगे। मौद्रिक नीति के प्रकार क्या क्या हैं, 2 प्रकार की होती है। और मौद्रिक नीति सस्ती क्या होती है, कठोर मौद्रिक नीति क्या होती है, और मौद्रिक नीति के उपकरण कौन से हैं, मात्रात्मक उपकरण क्या है, चयनात्मक उपकरण क्या है। इन सभी से संबंधित जो कुछ क्वेश्चंस रहेंगे प्रीवियस ईयर्स के, वो भी हम लेंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप नेक्स्ट लेक्चर और प्रीवियस लेक्चर दोनों को कनेक्ट करते हुए जरूर इकोनॉमी को रेगुलर रखें। तो माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर today's lecture.